अनुष्का, हाँ। तुम इस दिवाली वेकेशंस पे मेरे लिए कुछ लेकर आने वाली थी ना, उसका क्या हुआ? ओह माय गॉड, आई एम सॉरी, मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया। नेक्स्ट दिवाली पक्का। हाँ, मैं नेक्स्ट दिवाली तक अब इंतज़ार करूँ। और अगर तुम इस मोबाइल फ़ोन में अगर हर वक्त लगी रहोगी तो तुम्हें वैसे भी कुछ याद नहीं रहेगा। अरे यार, अब इसमें मेरे मोबाइल फ़ोन यूजेज को क्यों बदनाम करना? सिर्फ मैं थोड़ी यूज़ करती हूँ, वो तो हम सभी यूज़ करते हैं। और आज इतने सारे काम भी तो मोबाइल की हेल्प से ही पॉसिबल होते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा तुमने ये बात कि हम इसका यूज़ करते हैं, ये हमें बहुत हेल्प करता है। लेकिन क्या तुम जानती हो कि ये हमारी नेचुरल मेमोरी को भी स्लो कर देता है और इसे हम कहते हैं डिजिटल डिमेंशिया। और साथ ही साथ इन डिजिटल उपकरणों के ओवर यूज़ से हमारी साइकोलॉजी को कितना बदल दिया है, ये एग्जाम्पल तो मेरे सामने है ही है। अब जैसे कि तुमने इमिडिएटली मुझे कह दिया भूल गई, तो क्या हुआ? ओके, तो चलो इस सामान्य सी दिखने वाली गंभीर समस्या को और बेहतर समझते हैं। डिजिटल डिमेंशिया और डिजिटल साइकोलॉजी के विषय पर और जानकारी साझा करने के लिए आज हमारे साथ दूरदर्शन स्टूडियोज में है डॉक्टर प्रियंका जैन, CDAC में साइंटिस्ट F और न्यूरो कॉग्निटिव AI ग्रुप की प्रमुख। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में। वेलकम टू डीडी मॉर्निंग शो मैम। थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले तो आपने हमारी बातचीत सुनी तो ये किसे कुछ याद नहीं रहता है। तो पहले तो आप हमें ये बताइए कि ये डिजिटल साइकोलॉजी, ये जो डिजिटल डायमेंशिया है, ये है क्या? हाँ, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है ये आज के समय में, क्योंकि साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान, जहाँ पे हम बात करते हैं किसी मनुष्य के व्यवहार की या मानसिक प्रक्रियाओं के संयोजन की जो बात करते हैं वो साइकोलॉजी है। और इस संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो डिजिटल उपकरणों के उपयोग के कारण हमारी साइकोलॉजी कैसे चेंज हो रही है, हमारा व्यवहार कैसे चेंज हो रहा है, मानव का जो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, ऑनलाइन व्यवहार हो रहा है, डिजिटल संचार हो रहा है, तो इन सब के कारण से लोग कैसा सोचते हैं, जो जनरेशन जा रही है कैसा व्यवहार करते हैं, कैसा महसूस करते हैं, डिजिटल साइकोलॉजी। और डिमेंशिया की जब हम बात करते हैं तो दिस वर्ड वाज कॉइन्ड बाय जर्मन न्यूरो साइंटिस्ट मैनफ्रेड स्पिट्जर। तो उन्होंने ये बताया, इसको इस तरह से लिया है कि एक ऐसी अवस्था है, ऐसी स्थिति है जब इनके अत्यधिक उपयोग के कारण हमारी जो कोग्निटिव एबिलिटीज़ है, संज्ञात्मक क्षमताएं हैं, जैसे कि अटेंशन, मेमोरी, फोकस, डिसीजन मेकिंग, ये सब यदि अफेक्ट होती हैं तो उसको डिजिटल डिमेंशिया बोलेंगे। तो मैम, डिजिटल डिमेंशिया के बारे में हमें थोड़ा और विस्तार से बताइए, ये कैसे होता है? हाँ, जैसे कि चाणक्य नीति में कहा गया है अति सर्वत्र वर्जियेत। तो आपने बोला कि आजकल हम सारे काम ही मोबाइल की सहायता से करते हैं, फ़ोन की सहायता से करते हैं। तो आवश्यक है, बहुत सारा सपोर्ट हमें देता है, बट एवरी सपोर्ट कम्स विद सम कॉस्ट। हमें जब तक ही अच्छा है जब तक हम उसको एक लिमिट में यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह से कर रहे हैं। तो डिजिटल डिमेंशिया जो है वो एक तरह की डिजिटल थकान है, जो कि सूचनाओं की अधिकता, मतलब कि बहुत ज़्यादा हम इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब कर रहे हैं और उनको कंटिन्यूसली यूज़ करते जा रहे हैं। तो इसके कारण से जो हमारे मानसिक प्रभाव आ रहे हैं उसको हम डिजिटल डिमेंशिया बोलेंगे। ओके, तो साइंटिफिकली अगर हम बात करते हैं तो किस तरह से ये हमारी डेली एक्टिविटी से कनेक्टेड है, कैसे इसे इफ़ेक्ट करता है? साथ ही अगर हम ब्रेन फंक्शनिंग की बात करें तो ये उससे कैसे जुड़ा हुआ है? हाँ, ये साइंटिफिकली प्रूवन थ्योरी है, क्योंकि कैसे होता है कि जो ब्रेन का एनाटॉमी है, जो टिश्यूज से जो मिलके बना हुआ है, ये ग्रे मैटर और वाइट मैटर से मिलके बना होता है। तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया है साइंटिफिकली कि डिजिटल डिमेंशिया के दौरान में इसके वॉल्यूम में चेंज हो जाता है, थोड़ा श्रिंक हो जाता है, बहुत रफ लैंग्वेज में बोलें तो कम हो जाता है ऐसा। तो वो एक है जो हमारी क्षमताओं को प्रभावित करता है। डोपामाइन एक होता है जो एक तरह का केमिकल होता है, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है, इन्फॉर्मेशन को एक सेल से दूसरे सेल तक ले जाने के लिए कम्युनिकेट है। हैप्पीनेस के लिए भी हेल्प हाँ, हैप्पीनेस के लिए भी ये हेल्प होता है, बहुत अच्छे से आपने बताया। इसको बहुत सारे इमोशन इसके साथ अटैच होते हैं, तो उससे जो हमारा फोकस होता है, तो हम एक मोनोटोनस टास्क या जो एक तरह का काम कर रहे हैं उसमें फोकस हमारा कम हो जाता है। तो ये हमारे अटेंशन स्पैन को कम कर देता है। ब्लू लाइट का जो एक्सपोजर है वो हम सबको पता ही है कि वो आंखों के लिए बहुत नुकसान करता है, तो उससे नींद की हमारी जो बीमारी है, कम नींद कम हो जाती है, अनिद्रा की बहुत लोगों को जो आजकल बीमारी होती है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये हमारी कोग्निटिव एबिलिटीज़, जैसे कि शॉर्ट टर्म मेमोरी है या डिफ़िकल्टी इन रिकॉलिंग वर्ड्स, हैंडलिंग मल्टीपल टास्क, तो ये सब इसमें ये प्रभावित करता है। ब्रेन की एडेप्टेबिलिटी कम हो जाती है, अटेंशन स्पैन कम हो जाता है। तो इस तरह से ये ब्रेन को प्रभावित करता है।
ओके मैम, जैसे अभी हमने बात की कि आज के समय में टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, डिजिटल डिवाइसेस का यूज़ करना तो बेसिक नीड है, बट इनके ओवर यूज़ से किन प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं? हाँ, देखिए अभी जैसे आपने बोला कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहती हूँ या कहना चाहती हूँ कि इनका प्रयोग कम बंद किया जाए, नहीं कर सकते हम। लेकिन बहुत ज़्यादा आवश्यक है और बहुत सपोर्ट करते हैं। तो पॉजिटिव पॉइंट का हम जैसे पहले देखें तो कम्युनिकेशन एक बहुत आसान तरीका है जहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करता है। प्रॉब्लम ये हो जाता है कि अभी हमें किसी का मोबाइल फ़ोन याद रहता ही नहीं है, सारे हमारे फ़ोन होते हैं। हम कम्युनिकेशन जो कर रहे हैं, हम टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं, हम ऑडियो मैसेज कर रहे हैं, वॉइस मैसेज कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, सारा कुछ हम ऑनलाइन कर रहे हैं। तो हमारा जो मस्तिष्क की क्षमता है याद रखने की, वो हमारी कम हो रही है। ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं हम, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, तो पहले एक लिस्ट हुआ करती थी क्या क्या सामान लेना है, करना है, वीकेंड पे करना है, मंथ के एंड में करना है। अभी क्या होता है कि सारा ऑनलाइन ऐप खोला, आपने कार्ट में डाल दिया, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ट्रांजैक्शन हम सारे ऑनलाइन करते, वो आवश्यकता है, ज़रूरी है, करना चाहिए, लेकिन उससे हमारा ये सब रिड्यूस हो रहा है। मैप का हमें उपयोग करना बहुत ज़्यादा सहूलियत देता है, उसके बगैर हम चल नहीं सकते, लेकिन हमारा डायरेक्शन सेंस कितना कम हो गया उससे। देखिए अब हम कभी भी बगैर मैप के उसको नहीं कर पाते हैं। हमारे घरों में आजकल घड़ी नहीं होती है दीवार पर लगी हुई, हर वक्त हम फ़ोन पर देख लेते, अलार्म हमारा फ़ोन पे हो जाता है। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं जो हमें सहयोग तो कर रही हैं, लेकिन साथ में ये इसके यूसेज भी बढ़ा रही है जो हमारी क्षमता को कम कर रही है। मतलब हमारा ब्रेन यूसेज जो है वो कम होता जा रहा है, हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते, बिकॉज हर चीज़ जो हो गई है डिजिटल हो गई है और टेक्नोलॉजी सब चीज़ों में हो गई है, ओवरकम करते जा रही है, तो इसलिए हम डिपेंडेंट ज़्यादा होते जा रहे हैं। बिल्कुल। तो जैसे कि अभी अनुष्का ने बात की बेसिक नीड है, आपने भी बताया बिल्कुल बेसिक नीड है, बट ये क्या एंटरटेनमेंट के लिए भी उतनी ही ज़रूरी है? और फिर जब एंटरटेनमेंट की बात करते हैं डिजिटल डिवाइसेस के साथ, तो क्या ये भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करता है? बिल्कुल। क्या कारण बन सकता है डिजिटल डिमेंशिया का? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वही जैसे दूसरे एस्पेक्ट हो गए, एक तो हो गया आवश्यकता, नीड, जो कि ज़रूरी है, करना ही है, उसके लिए हम जितना उपयोग कर रहे हैं वो ठीक है। दूसरा एस्पेक्ट जो आपने बोला मनोरंजन का हो जाता है, तो वो शायद मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ही हानिकारक हो सकता है। कैसे? क्योंकि जब हम मनोरंजन की बात करते हैं तो पहले नाम आ जाता है सोशल मीडिया पे, तो हम बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हम अपनी सोसाइटी का, अपनी पर्सनल लाइफ को दे रहे हैं। ये व्यक्तिगत व्यू है कि वो अच्छा है या बुरा है, वो एक अलग बात है, लेकिन उस पे हम पोस्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम उसके लाइक्स देख रहे हैं, फिर उसके कमेंट्स देख रहे हैं, तो वो एंगेजमेंट हमारा ज़्यादा बढ़ा रहा है, वो है उस तरह से। लेकिन अब दूसरा इसका देखा जाए कि मनोरंजन के आगे जब जाते हैं तो ऑनलाइन गेम वगैरह हम बहुत ज़्यादा करने लगते हैं, उसका हमारे साथ एडिक्शन हो जाता है। तो उसके एडिक्शन के बाद फिर हम देखते हैं कि जब तक ये इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल वाली बात थी कि हम कुछ भी ढूंढना चाहते हैं, कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, हम तुरंत से उसे सर्च इंजन से निकाल लेते हैं। इन्फॉर्मेशन सर्च करने के लिए इन्फॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी होना, एक आवश्यकता होना, वो एक बात ठीक है। अभी फिर उसके आगे आ जाता है जनरेटिव एआई, तो आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन निकाल नहीं रहे हैं, आप इन्फॉर्मेशन जनरेट भी कर रहे हैं। तो मैं कहना चाह रही हूँ कि और अपना एंगेजमेंट बढ़ा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा हम उसके साथ इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। अब जनरेटिव एआई के साथ आप अपने फ़ोटोज़ को ट्रांसलेट करते हैं, फ़िल्टर्स लगाते हैं, कुछ नया वीडियो कंटेंट बनाते हैं, फिर आपको सोशल मीडिया पे डालते हैं, फिर आप उसको देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। थोड़ा सा एक इसका पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि चूँकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, इतना सारा ब्लॉग्स हैं, इतने सारे चैनल्स हैं, एजुकेशनल वीडियोस हैं, तो एक अपॉर्चुनिटी ये हमें दे रहा है कि हम घर बैठे या अपने सुविधा के हिसाब से सारा कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, वो सीख सकते हैं, आप सोशल स्किल आप अपना स्किल सेट बढ़ा सकते हैं, डेवलपमेंट, आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा सकते हैं। बहुत लोग इससे अर्निंग का भी एक अपना साधन बना लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रॉब्लम वही आ जाती है कि फिर इनसे आप जितना रिकर्सली आप इसको उतना ही ज़्यादा यूज़ करते जा रहे हैं। प्रॉब्लम इससे ये हो रहा है कि जो सारे काम हम पहले करते थे बिना डिजिटल डिवाइसेस के, तो हम आपसे बात करते थे, मिलते थे, बोलते थे, अब वो सब बंद होते जा रहा है। हम जो भी काम कर रहे हैं वो यहाँ पे कर रहे हैं, सहायता दे रहा है, लेकिन इससे हमारा वो जो एंगेजमेंट इससे ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इंटरपर्सनल स्किल हमारी कम होते जा रही है, सोशल बिहेवियर हमारा कम होते जा रहा है। राइट मैम, कई बार हम देखते हैं कि हमारी आदत होती है बार बार फ़ोन उठा के चेक करने की, भले कोई काम ना भी हो, हम बार बार फ़ोन चेक करते रहते हैं। तो ये जो एंग्जाइटी होती है बार बार फ़ोन चेक करने की, इससे कैसे बचा जाए? एक सेल्फ कंट्रोल कैसे लाया जाए खुद के अंदर? हाँ, यदि यही हो जाएगा तो कितना आसान हो जाएगा। तो ये
मतलब जैसे आजकल डिजिटल डिटॉक्स के नाम पे बहुत सारे कैंपेन वगैरह भी लगाए जाते हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट ऐसे होते हैं जो बात करते हैं कि आप आइए हमारे यहाँ बिना मोबाइल फ़ोन के लंच करिए, डिनर करिए, मतलब बहुत सारे ऑफ़र करते जा रहे हैं। बात वही हो जाती जो आपने बोला कि जब तक दूसरा कंट्रोल कर रहा है वो एक अलग बात है, सेल्फ कंट्रोल कैसे किया जाए, जो कि करना बहुत मुश्किल है। थोड़े बहुत ऐसे मैं फ़नी से आपको एग्जांपल देती हूँ क्या कर सकते हैं। जैसे कि एक मैं बताती हूँ सबको कि पानी ज़्यादा पीजिए। आप बोलेंगे कि ये ऐसा कैसा उपाय है ये? मतलब ये कि जैसे आप पानी ज़्यादा पीते हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए तो ये लाभदायक है ही, वैसे भी है। दूसरे से आपको बार बार वॉशरूम जाने के लिए फ़ोन को छोड़ना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है, सोशल मीडिया में आप एक बार शुरू कर देते हैं तो फिर फ़ोन आपको पकड़ लेता है, आप उसको छोड़ नहीं पाते हैं, बस थोड़ा और आगे स्क्रॉल करना है। तो फ़ोन को छोड़ पाने के लिए एक आसान तरीका हो सकता है कि आप 2 मिनट के लिए रख के आप छोड़ेंगे, फिर दूसरी बार उठाना ठीक नहीं है। मैं बताती हूँ कि फ़ोन को बहुत हैंडी मत रखिए, ऐसे पास में मत रखिए कि आप क्विकली उसको पिक कर लें। एक घर पे एक निश्चित स्थान बनाइए, वहाँ पे फ़ोन रखिए जिससे आपको चल के उठ के जाना पड़े, आलस आए कि वहाँ तक जाके लेना उठा के पड़ेगा। लाना पड़े आपको। कोई भी आपको मेमोरी में चीज़ डालनी है, कुछ भी करना है तो थोड़ा चलना चाहिए। फ़ोन ईजिली फेस रिकॉग्निशन कर लेता है, अच्छी बात है, लेकिन यदि आप उसका पासवर्ड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लंबा रखते हैं, फ़ोन को एक केस में रखते हैं, सिर्फ ये एक बहलाने वाली बात है अपने आप को कि ठीक है अभी जाते हैं तो करते हैं, ऐसा हो जाता है। याद रखने वाली बात पे मैंने बोला कि जैसे कि हर चीज़ को क्विकली हम डाल देते हैं तो हम जगह ही नहीं दे रहे हैं मस्तिष्क को वो चीज़ें एक्सरसाइज करने के लिए। एक स्टिकी नोट वगैरह हम छोटी सी डायरी साथ में कहीं रख सकते हैं, कुछ याद आता है तो वहाँ पे लिखने बजाय कि हम फ़ोन में लिख लेने के, ये एक तरीका हो जाता है। तो खुद भी हम एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, खुद भी कि नहीं अभी मुझे फ़ोन थोड़ी देर के लिए छोड़ना है और मैं खुद से अपने आप से याद करके लिखूं कि क्या क्या चाहिए मुझे क्या। हाँ, ये सब कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वर्चुअल असिस्टेंट का यूज़ हम इस तरह से थोड़ा कर सकते हैं कि बजाय हम हर बार फ़ोन में टाइम और अलार्म देखने के लिए अलेक्सा, सीरी, वर्चुअल असिस्टेंट से उनको यदि हम पूछें या बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उनसे रिट्रीव कर लें तो आपको एंगेजमेंट उस फ़ोन के साथ, डिजिटल डिवाइस है लेकिन फ़ोन के साथ आपका इतना एंगेजमेंट नहीं होता है। और वैसा ही एक बच्चों को बताती हूँ मैं कि कुछ आजकल ऐप्स ऐसे आ रहे हैं जो जिसको बोलते हैं ऑडिबल वगैरह जैसे होते हैं जो कि आपको लिटरेचर पढ़ के सुना देते हैं। Exactly. तो आपको फ़ोन को हाथ में नहीं पकड़ना है क्योंकि हाथ में फ़ोन पकड़ने से आपका टेक्स्ट नेक सिंड्रोम भी ये होता है। आपको ये जो होता है यहाँ पे आप जितना वजन अपना सिर का, शरीर का लेके चलते हैं वो बहुत हार्मफुल होता है। आप ऊपर नहीं देखते हैं फ़ोन को क्योंकि हाथ में पकड़े होते हैं। तो ऑडिबल वगैरह यूज़ करने से आपका जो लिसनिंग एबिलिटी है वो इम्प्रूव हो सकती है, बजाय आपकी आँखों को तकलीफ़ दे रहे हैं इसको ज़्यादा फ़ोन को देखने से। और थोड़े और यदि हम आगे जाते हैं, जैसा आप लोगों ने बताया कि हम वेलबीइंग के लिए और जैसे काम कर सकते हैं, तो एक बहुत कॉमन है कि जब हम फ़ोन को देख रहे हैं तो हमारा जो डिस्टेंस है, विज़न है, बहुत पास है आँख का, ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो सकता है। छोटे कमरों में हम रहते हैं तो हमारा बहुत होता नहीं है कि हम बहुत दूर का विज़न हम क्लियर कर सके। तो जहाँ तक पॉसिबल है आसमान की तरफ जैसे देखना है, दूर पहाड़ की तरफ देखना है, पेड़ पौधों की तरफ देखना, तो ये चीज़ें बहुत छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, साइकोलॉजिकल ट्रिक जिसको मैं बोलूँगी, नॉट वेरी मेडिकल। हाँ, जुड़ना प्रकृति के साथ, मन के साथ भी एक अलग बात है। फिजिकली विज़न के लिए ये एक अच्छा होता है। प्रकृति के साथ जुड़ने के लिए फिर बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ है, जैसे गार्डनिंग है या फिर आपका आर्ट एंड क्राफ्ट है। एक बात मैं यहाँ पे बताऊँगी, जैसे कि एंटरटेनमेंट की जब हम बात कर रहे थे तो बहुत उसमें रीज़न क्या हो जाता है कि आपको गार्डनिंग पसंद है, आपको पेंटिंग पसंद है, मुझे कुकिंग पसंद है या डांसिंग पसंद है, तो बहुत बार ही ऐसा होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता है ड्यू टू बिजी लाइफ ऑफ दिस थिंग। अब हम यदि एक बार सोशल मीडिया पे जाते हैं या फ़ोन पे जाते हैं तो हमें बहुत सारे वीडियोस वहाँ पे दिख जाते हैं जो सब ये चीज़ें करते दिखाई देते हैं। तो इट गिव्स अस अ साइकोलॉजिकल सेंस ऑफ प्लेजर कि वो हम पेंटिंग देख के ही खुश हो जाते हैं, कोई गार्डनिंग कर रहा है वो देख के खुश हो जाते हैं, कोई कुकिंग कर रहा है वो देख के, तो हमारा वो जो हॉबी वाला है वो सेक्शन थोड़ा सा प्लेजर में आ जाता है कि हाँ ठीक अच्छा, है। इसमें फिर एक सवाल और उठता है कि जैसे हम डिजिटल डिमेंशिया की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि आपने जैसे बताया कि हम लोग एडिक्टेड हो जाते हैं, कुछ नहीं हमें पता होता, एक ही चीज़ में लगे हुए हैं, तो उससे क्या होता है ना चाहते हुए भी कभी कभार हम लोग साइबर क्राइम के शिकार हो जाते हैं। तो इस पोजीशन पे क्या करना चाहिए हमें सबसे पहले? ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न है देखा जाए तो। हाँ, ऐसा बहुत सारा होता है हमारे डे टू डे लाइफ में, हम बहुत लोगों को देखते हैं कि जो इस फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। तो
MHA की जो गाइडलाइंस है उनको हमें थोड़ा फॉलो करते हैं। एक है जैसे cybercrime.gov.in, वहाँ पे हम अपना कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। एक नंबर है 1930, हम वहाँ पे अपनी कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। होता क्या है कि लोग रजिस्टर करने के बाद सोचते हैं मेरा काम हो गया, भूल जाते हैं। वो नहीं करना है, वो कंप्लेन की फिर रिसिप्ट लेके हमें पास के पुलिस थाने में जाना है, वहाँ पे हमें अपनी शिकायत दर्ज करानी है और फिर हमें उनको साथ ये काम को हिसाब से करा के लेना है। तो ये हमारी एक तरह से जिम्मेदारी बन जाती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, डिजिटल डिमेंशिया एंड डिजिटल साइकोलॉजी के विषय पर जानकारी साझा कर रही थी हमारे साथ डॉक्टर प्रियंका जैन जी, जो कि CDAC में साइंटिस्ट F और न्यूरो कॉग्निटिव AI ग्रुप की प्रमुख है। मैम, DD मॉर्निंग शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मैम DD मॉर्निंग शो में आने के लिए और इतने टॉपिक्स डिजिटल डिमेंशिया साइकोलॉजी के बारे में बताने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।